अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऑटम 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा, जो कि हमारा सवाल है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 का भी पार्ट 4 है ये। ठीक है, आईकैप के पास पेपर्स का। और ये सवाल जो है वो IAS 40 यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पर्टेन करता है और ट्रांसफ़र वाली केसेस से पर्टेन करता है, जिसमें हम एक क्लासिफिकेशन को चेंज कर रहे होते हैं। तो अगर आप सवाल देखते हैं तो सवाल में आपके पास लिखा हुआ है, आफ्टर टू नून लिमिटेड AL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कंपनी जो है वो अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल को यूज़ करती है एंड फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए फेयर वैल्यू मॉडल को यूज़ करती है। AL has an office building which was being used for administrative purposes. AL के पास एक ऑफिस की बिल्डिंग थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करी जाती थी। एट 1st of July 2018, 1 जुलाई 2018 वाले दिन, द बिल्डिंग हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹20 मिलियन। बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट 20 मिलियन थी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट मॉडल की कैरिंग अमाउंट का मतलब है उसकी कॉस्ट माइनस उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। On that date, the building was let out to a third party and therefore reclassified as an investment property. और इस दिन मैंने investment property में इसको classify कर दिया। The building had a fair value of ₹23 million on 1st of July 2018, 1 जुलाई 2018 को, यानी कि जिस दिन मैंने इसकी reclassification करी उस दिन इसकी जो फेयर वैल्यू चल रही थी वो 23 मिलियन थी। एंड ₹23.4 मिलियन ऑन 30th June 2019, और 30 जून 2019 वाले दिन इसकी वैल्यू 23.4 मिलियन थी। सवाल कहता है, व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन द प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2019। 30 जून 2019 को जो साल ख़त्म हुआ है, यानी कि जो साल 1 जुलाई 2018 को शुरू हुआ है, उसमें हम इन सारी चीज़ों को किस तरह से ट्रीट करेंगे, इन सारी चीज़ों की क्या ट्रीटमेंट होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखें, 1 जुलाई 2018 वाले दिन रीक्लासिफिकेशन हो रही है और ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। आपने प्यारा सा काम जो करना है वो ये करना है कि आपने जो है ना वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का IAS ओपन करना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का आप IAS ओपन करेंगे, वो आपको बिल्कुल गाइडेंस देगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का IAS ओपन करते हैं, यानी कि IAS 40 को ओपन करते हैं, तो IAS 40 में जो ट्रांसफ़र के पैराग्राफ्स हैं ना, वो ट्रांसफ़र्स की हेडिंग के नीचे आ रहे हैं। ट्रांसफ़र्स का मतलब कि एक कैटेगरी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से या इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें आप जो है ना वो आ जाएं पैरा नंबर 61। इफ एन ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में IAS 16 वाली प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, जो हमारा केस था कि जिसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसको हम रिक्लासिफाई कर रहे हैं। इफ एन ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट विल बी कैरीड एट फेयर वैल्यू। अगर एक ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना देते हैं जो फेयर वैल्यू पर चलेगी, यही बिल्कुल हमारा केस है। An entity shall apply IAS 16 for owned property and IFRS 16 for property held by LSE as a right of use asset up to the date of change in use। जिस दिन तक वो चेंज इन यूज नहीं होता, यानी कि 16 से या IFRS 16 या IAS 16 से वो चीज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं आती, उस दिन तक की उसकी अकाउंटेंट IAS 16 के हिसाब से ही होगी। The entity shall treat any difference at that date between the carrying amount of the property in accordance with IAS 16 or IFRS 16 and its fair value in the same way as a revaluation in accordance with IAS 16। और उस दिन अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट में और उसकी जो फेयर वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, तो उसको आप IAS 16 में जिस तरह से रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया जाता है उस तरह से अप्लाई करोगे। और IAS 16 में जो रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया जाता है उसकी बहुत सारी डिटेल्स जो है वो आप पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टैंडर्ड वापस से लिख कर भी देता है
Up to the date when an owner-occupied property becomes an investment property carried at fair value, an entity depreciates the property and recognizes any impairment losses that have occurred. उस दिन तक, जिस दिन तक कोई प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, एक कंपनी जो है उसकी डेप्रिसिएशन भी बुक करती है, इम्पेयरमेंट लॉसेस भी करती है. The entity treats any difference at that date between the carrying amount of the property in accordance with IAS 16 or IFRS 16 and its fair value in the same way as a revaluation in accordance with IAS 16. In other words, और फिर वो उसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई आपने क्या ट्रीटमेंट करनी है. ठीक है ना. अब देखें आप क्या करते हैं. रिवैल्यूएशन मॉडल अगर आप रिकॉल करेंगे तो रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप वो देखते हैं कि वो जो इंक्रीज है वो उसकी कैरिंग अमाउंट तक का इंक्रीज है या एक्स्ट्रा इंक्रीज है. एक्स्ट्रा इंक्रीज है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है, वरना पीएनएल में रिवर्स होता है. वो सारी डिस्कशंस मैं यहाँ पर इस छोटे से एमसीक्यू के लिए फिल वक्त रिपीट नहीं करूँगा, वो सेपरेट लेक्चर्स में मैंने सारी डिस्कशन करी हुई है. कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि अगर हम अपना सवाल देखते हैं ना तो हमारे एसेट की वैल्यू 20 से 23 पर जा रही है, यानी कि 3 मिलियन जो है ना वो मेरे हिसाब से अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाना चाहिए. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि 3 मिलियन से जो है वो मेरे जिस दिन मुझे ट्रांसफ़र करना था मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू 20 आ रही थी, उसकी फेयर वैल्यू 23 है. तो 3 मिलियन से मुझे उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना, लिहाजा 3 मिलियन जो है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा. यानी कि जिस दिन मैं ट्रांसफ़र करूँगा उस दिन मैं जो है वो ये जो 3 मिलियन है 3 मिलियन को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेकर जाऊँगा. तो पहली बात जो हो जाएगी हमारी वो ये हो जाएगी कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो है ना वो 3 मिलियन का अमाउंट जो है वो बुक हो रहा होगा. यानी कि हम जो ट्रीटमेंट IAS 16 हमें सिखाता है रीवैल्यूएशन की वो हम करेंगे. यानी कि हम ऐसे अपने एसेट को रीवैल्यू करेंगे. ये डिक्रीज वाले पैराग्राफ्स हैं, ये इंक्रीज वाले हैं. यहाँ पर 20 से 23 पे जा रहे हैं तो इंक्रीज वाले पैराग्राफ को अगर रेफर कर लें, एनी रिजल्टिंग इंक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट इज ट्रीटेड एज फॉलोज. To the extent that the increase reverses a previous impairment loss for the property, the increase is recognized in P&L. The amount recognized in P&L does not exceed the amount needed to restore the carrying amount to the carrying amount that would have been determined and had no impairment been recognized. यह वैसी ऐसा पैराग्राफ है कि जिसके लिए आपको रिवैल्यूएशन मॉडल की बेसिक्स होनी चाहिए. हमारे लिए ये केस अप्लाई हो रहा है. एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंक्रीज इज रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड इंक्रीजेज द रिवैल्यूएशन सरप्लस विद इन इक्विटी ऑन सब्सिक्वेंट डिस्पोजल तो वही नहीं है. तो सीधा सीधा भाई हमारी यहाँ पे जो एंट्री पास होगी वो हो जाएगी, हम पीपी को 3 मिलियन से डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन सरप्लस को 3 मिलियन से क्रेडिट कर देंगे. ठीक है. और फिर हम इसको जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले आएंगे 23 पर और पीपी को ख़त्म कर देंगे 23 से. ये एंट्रीज हमारी 1 जुलाई को पास होगी. पहले तो हमने क्या किया कि 3 मिलियन से उसकी वैल्यू बढ़ा दी, पीपीई डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और फिर आईपी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीपीई यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट. समटाइम्स ये एंट्री ऐसे भी पास होती है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जो है ना रिकॉर्ड कर दो 23 पर, पीपीई से आप जो है वो 20 निकाल दो और आप जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है उसमें 3 डाल दो, तो एक ही बात है. ठीक है. नेट इफेक्ट दोनों का सेम होगा. अच्छा, इसके बाद क्या है. इसके बाद साल ख़त्म हुआ. जब साल ख़त्म हुआ यानी कि 30 जून 2019 वाले दिन, तो वापस से वैल्यू 23 से अब 23.4 पर चली गई, यानी कि 0.4 का इंक्रीज़ है. अब अगर 0.4 का इंक्रीज़ है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या IAS 40 के फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से मैं आपको पैराग्राफ्स भी रेफर करवा देता हूँ ताकि जब आप, हाँ, fair value model. After initial recognition, an entity that chooses the fair value model shall measure all of its investment property at fair value except in the cases described below. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property shall be recognized in P&L for the period in which it arises. तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 0.4 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 0.4 से. लिहाजा इस MCQ का मेरा पर्टिकुलरली जो आंसर होगा ना वो होगा बी. ठीक है. जो आंसर होना चाहिए इस MCQ का वो बी होगा और यही बी ही आंसर है हमारा. और ये मैंने आपको IAS के पैराग्राफ के साथ रेफर करके MCQ करवाया है. आप भी ऐसे ही किया करें ताकि IFRS पर आपकी और IAS पे आपकी ग्रिप रहे. थैंक यू सो मच.